ने पिछले क्लास में जहाँ से पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो आपने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे हमारे, यही हमारे क्या बन गए थे, फर्स्ट पार्लियामेंट बन गए थे। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट भी बन गया था। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये कब तक दोनों काम करते रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये फर्स्ट पार्लियामेंट, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ। आपने देखा था कि 26 नवंबर 1949 तक ये काम करते रहे थे। ये बातें हमने पढ़ लिया था। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजंस तुरंत लागू हो गए थे, हमने उसके बारे में भी बात किया था। वो प्रोविजंस कौन कौन से थे? तो हमने कहा था कि एक प्रोविजनल पार्लियामेंट, कि भाई ये जो हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको मान्यता दे दिया गया था। दूसरा इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस के बाद वोट कौन देंगे? तो सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप के अलावा कुछ टेम्पररी प्रोविजंस मैंने बताए थे, जो ट्रांजिशनल प्रोविजन थे वो तुरंत ही लागू कर दिए गए थे। ये मैंने पढ़ लिया था। बात बकाया संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को फिर संविधान लागू कर दिया गया था। ये बातें हमने पढ़ लिया था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से एक बार अपने रिवाइज कर लिया, ताकि आप सब लोग एक बार वार्म अप हो जाएं। आइए आगे चलते हैं। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी ये असेंबली बनी हुई थी, इसने बहुत सारे काम किए थे। इन्होंने देखिए, जो हमारा यही असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही, क्योंकि उस वक्त कुछ ज्यादा था नहीं, तो भाई जो काम कुछ भी होना है, अब चूंकि यही फर्स्ट, इसी को पार्लियामेंट भी बना दिया गया था। पार्लियामेंट के रूप में जब काम करते थे तो जीबी मावलंगर इनके हेड के रूप में थे। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया, काम करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार दो काम किया। एक तो कई तरह की कमेटियां बनाई। आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें इसको देख लीजिए, कभी क्वेश्चन आ जाए। कई तरह की कमेटी बनाई। इसके अलावे भी कुछ और एडिशनल फंक्शन भी इन्होंने किया। मैं जरा सबसे पहले एडिशनल फंक्शन जो इन्होंने किया, आप उसके बारे में देखिए। आप लोगों को पता है, आपका नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया, जो तिरंगा है। ठीक है, एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग एडॉप्ट करने का काम भारत के लिए इन्होंने ही किया। कब किया? ये डेट था 22 जुलाई 1947। 15 अगस्त को ना झंडा फहराया जाता है, देखिए 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, नेशनल सॉन्ग का एडॉप्शन किया। एडॉप्टेड, आप लोगों को पता है नेशनल सॉन्ग आपका क्या है? नेशनल सॉन्ग, आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। जो आप लोग सुजलाम सुफलाम ये करके पढ़ते हैं, वंदे मातरम। इसको इन्होंने 24 जनवरी 1950 को, अब तो आप लोग को पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट पार्लियामेंट भी था, तो जस्ट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही, यही असेंबली क्या कर रहा था, ये सारे चीज भी एडॉप्ट कर रहे थे। बने थे संविधान के लिए, लेकिन यही क्या थे, फर्स्ट पार्लियामेंट, आपका पार्लियामेंट भी बना हुआ था। तो ये भी पार्लियामेंट के रूप में क्या कर रहे थे, एडॉप्ट कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन में भी आप इसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही किया, सेम ही तो थे। 24 जनवरी 1950 को इन्होंने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, आप लोगों को पता है जन गण मन, नेशनल एंथम, ये जनगण मन है आपका, ये भी इन्होंने ही, जनगण मन अधिनायक जय हे वाला जो पढ़ते हैं, इसको भी इन्होंने 24 जनवरी 50 को, सेम डेट में 24/1/1950 को एडॉप्ट किया था। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ना ऑप्शन बनते हुए आ जाएंगे कि ये नेशनल एंथम कब आया, क्या आया, तो आपको ध्यान रखने हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
यही जो फर्स्ट पार्लियामेंट बने हुए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही जो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिए, जो इनके अध्यक्ष थे। ऑब्वियस जो पहले से थे उन्होंने कहा मुझे बनाओ भाई राजेंद्र प्रसाद। हालांकि तब का जमाना अलग होगा, तब इतने मारामारी नहीं रहे होंगे। आजकल तो राष्ट्रपति ये वो बनने के लिए मारामारी हो जाता। ये क्या बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट का अपना आप में बहुत वैल्यू होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। इलेक्ट कब हुए, 24/1/1950 को, मतलब 24 जनवरी 1950 का जो दिन था। कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 के दिन में हुए हुए महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन कौन सी घटनाएं थी, चुनिए 1 2 3 4। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप इसे कर लीजिएगा। अब इन्होंने कई तरह की कमेटियां बनाई थी। उस तरह आपको पता है राज्य रजवाड़े बहुत सारे थे, ठीक है, तो काम करना इतना आसान नहीं था। एक इन्होंने जो कि कह सकते हैं ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। ड्राफ्ट कमेटी, उसी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ये ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, इनकी अध्यक्षता में बनी थी। बाद बका अन्य कमेटियां काफी महत्वपूर्ण थी, जैसे कई भाग में बटे हुए थे देश एक करने के लिए। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल, मैंने स्पेलिंग इधर कर दी, जस्ट एक मिनट रुक जाइएगा। प्रोविंशियल, हाँ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चीफ कौन थे, सरदार पटेल। काफी सारे भारत को एक करने वाले, आप लोगों को पता है, ये इस कमेटी के चीफ थे, ठीक है। एक इसके साथ साथ एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को फंडामेंटल राइट से काफी क्वेश्चन आता है। एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी, इसका टॉपिक था ऑन फंडामेंटल राइट, जो आप लोगों का मौलिक अधिकार है, ठीक है, ऑन फंडामेंटल राइट्स। साथ साथ माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स के लिए भी इनको रिकमेंडेशन देना था, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स। इसके चीफ भी सरदार पटेल को ही बनाया गया था। याद रखिएगा, सरदार पटेल इस कमेटी के भी चीफ थे, जो फंडामेंटल राइट पे एडवाइजरी कमेटी बनी थी, या माइनॉरिटीज या ट्राइबल्स वगैरह के लिए जो कमेटी बनी थी उसके लिए भी थे। अब देखिएगा, एक थी रूल कमेटी। रूल कमेटी में आप इसका, आपको ना इम्पैक्ट दिखेगा, मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूं। रूल कमेटी में जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद ही खुद इसके चीफ थे। आज भी आप देखें लोकसभा या राज्यसभा में जो रूल कमेटी होती है, जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हम पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप देखेंगे रूल कमेटी के हमेशा हेड जो लोकसभा के स्पीकर हैं या राज्यसभा में चेयरमैन हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं से अपने मन से आया कि इन्हीं को रखना है, कुछ थे पहले से प्रोविजन, तो नकल करके वहां से कुछ मिक्सअप करके ऐसे प्रोविजंस बनाए गए। आपको पौराणिक इतिहासों में वो चीजें दिख रही है कि रूल कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, वो खुद ही, ठीक है, मतलब रूल कमेटी के चेयरमैन थे। और भी था यूनियन, कुछ महत्वपूर्ण कमेटी और थे जिसके जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे मैं कह रहा हूं यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। दूसरा कमेटी मैं कह रहा हूं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति इनको बोलते थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इस सब के चीफ कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू कर देते हैं। इनका काफी बड़ा योगदान था, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट फर्स्ट आपने देखा था प्रियम्बल जो आपका दिखेगा, तो
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हिंदी में कहते हैं, इन्होंने ही लाया था। तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कि फर्स्ट पार्लियामेंट भी था, शुरू से लेके जब से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना, पार्लियामेंट का भी काम शुरू किया। देखिए इन्होंने इस तरह के सारे काम एग्जीक्यूट किए। आपको एक बार ध्यान में रखने नहीं है, बस इन चीजों से आपको अवेयर रहने हैं कि ये भी काम उन्होंने किया था। आइए जरा चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट में चलते हैं। हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक चित्र बनाया था। उस चित्र में मैंने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंने शेड्यूल बनाया था। मैंने कहा था टोटल 8 शेड्यूल थे पहले, ठीक है, 4 बाद में और जुड़ गए। अब कितने शेड्यूल हैं टोटल? 12 शेड्यूल हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर इन 12 शेड्यूल में है क्या, 12 शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानेंगे तो संविधान को समझेंगे। देखिए जब आप शेड्यूल को ब्रेक करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। तो ये सब चीजें अगर संविधान में लिख दिया जाता है एक जगह पे तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको अलग से एनेक्सर्स के रूप में रख दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल में जो आपके देश में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से नेम ऑफ यूटीज एंड स्टेट्स, मतलब स्टेट्स एंड यूटीज, अगर आपको देखना है कि भारत में आज कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं, तो आप संविधान का शेड्यूल 1 पलटिए। शेड्यूल 1 में देखिए वहां पे लिखा हुआ है, सारे स्टेट का नाम मिल जाएगा, जो नया बनेंगे एंट्री हो जाएगी। जो सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल में कुछ ऐसे देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट इंडिया में प्रिवेल करता है, एग्जिस्ट करता है। तो कुछ ऐसे वॉच डॉग्स बनाए गए हैं या फिर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाए गए हैं जिनको कि मतलब कह सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का भी पोस्ट देखिए, संवैधानिक प्रमुख तो हैं, तो उनके लिए प्रोविजंस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई इनको क्या मिलेगा। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोलुमेंट्स, रिलेटिंग टू इमोलुमेंट्स, एमोलुमेंट्स कहिए, अलाउंसेस भी डाल दीजिए, सारे कुछ हैं अलाउंसेस एंड प्रिविलेज। सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास कौन कौन से प्रिविलेजेस होंगे, जैसे अपने प्रेसिडेंट हो गए, इनके बारे में तो है ही, यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। गवर्नर हो गए राज्य में, सारा स्ट्रक्चर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में। जैसे जजेज हो गए, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हो गए। CNAG हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिट करते हैं। स्पीकर हो गए, आपके लोकसभा में स्पीकर होते हैं, या डिप्टी स्पीकर, वहां पे एक उनकी मदद के लिए डिप्टी स्पीकर, जब वो नहीं रहते उनके एब्सेंट में काम करने के लिए रहते हैं। राज्यसभा में जो हेड करेंगे उनको चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, और चेयरमैन के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी पद हैं, इन सब के लिए जो एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस है, इस सेकेंड शेड्यूल में लिख दिया गया। आपको ज्यादा सेकेंड शेड्यूल की जरूरत पड़ती नहीं है। जब हम प्रेसिडेंट वगैरह पढ़ रहे होंगे वहां पे फिर हम रिवाइंड करेंगे कि सेकेंड शेड्यूल में ये बातें संविधान में लिखी हुई है। थर्ड शेड्यूल में बहुत आसान चीज है, ओथ या अफर्मेशन जो लेते हैं ये लोग कि भाई हम भारत के, आपने देखा है कोई भी जो आपके मिनिस्टर हैं, जजेस हैं, ठीक है, ये सब जितने मिनिस्टर या जजेज या CNAG, ठीक है, ये सब जो भी लेते हैं ओथ अफर्मेशन, सब आप देखते हैं राष्ट्रपति दिला रहे होते हैं, ओथ दिला रहे होते हैं सबको, या कोई भी जो ओथ ले रहे हैं, ये सारे ओथ के बारे में यहीं पे लिखा हुआ क्या लेना है। वही हम देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह की बातें लिखी हुई है। आइए जरा देखें फोर्थ शेड्यूल में क्या है। फोर्थ शेड्यूल में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एलोकेशन ऑफ
सीट, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है, राज्यसभा में कितने सीट होंगे और कौन राज्य के लिए कितना कितना सीट आवंटित रहेगा, इसकी जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में देखिए, याद रखिएगा मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 250 का हो सकता है। अभी प्रेजेंट कितने हैं राज्यसभा में, आप स्टेट वाइज लोकेशन जो देखेंगे तो 245, ठीक है, कितने हैं 245 सीट्स। ये याद रखिएगा कि राज्यसभा में अभी जो है, अभी आगे हम आते हैं मेजोरिटी को समझेंगे तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जो एलोकेशन है 245 सीट्स का एमंग स्टेट्स, किसी स्टेट्स को ज्यादा है किसी स्टेट्स को कम है, ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा ओनली आप जब शेड्यूल 4 देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं जिसको मैं बाद में बात करूंगा। आखिर राज्यसभा के लिए तो हो गया, लोकसभा का सीट कैसे निर्धारित होता है, लोकसभा का चलिए यही बात कर ही लेते हैं। लोकसभा का सीट निर्धारित होने के लिए, नहीं तो कई बार छूट जाता है, इसके लिए क्या है, जैसे कौन से राज्य को, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीट मिलता है लोकसभा में, और इस पे थोड़ा विवाद भी हुआ था, अभी डिलिमिटेशन कमेटी को लेकर कुछ दिन पहले खूब हंगामा हो रहा था। ये क्या होता है, सीट जो मिलता है स्टेट को वो मिलता है प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन। अब एक बात बताइए, ये प्रोपोर्शनेट का साइन है जो मैंने लिखा ना, पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट अलॉट होता है। अब मान लीजिए साउथ के राज्य वेल एडुकेटेड आगे बढ़े, उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब मानिए इसमें जो डिबेट है ये जानिए, साउथ के जो राज्य हैं वो साउथ के स्टेट ने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उनके पास क्या है, डेवलपमेंट है, तो वहां रेवेन्यू जनरेशन होता है, सरकार को टैक्स कलेक्शन होता है, बट उनका पॉपुलेशन कम है, ठीक है। अब नॉर्थ के स्टेट में आइए, नॉर्थ के जितने स्टेट हैं यहां पे क्या है, रेवेन्यू जनरेशन तो कम है बट पॉपुलेशन हायर पॉपुलेशन है, यहां क्या है, हायर पॉपुलेशन है। अब इनको ज्यादा सीट मिल जाएगा तो केंद्र में सरकार बनने में किसका चलेगा, इनका चलेगा, साउथ का वर्चस्व कम हो जाएगा, साउथ का पकड़ कम हो जाएगा। तो साउथ के स्टेट विरोध करते हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, अब डिलिमिटेशन करके हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, डेवलपमेंट किया, आपको ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके दे रहे हैं। ये नॉर्थ के स्टेट ने ज्यादा डेवलपमेंट कंपैरेटिव टू साउथ नहीं किए, हायर पॉपुलेशन है लेकिन रेवेन्यू कम है, फिर भी इनका वर्चस्व ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सीट किसके प्रोपोर्शनेट होता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए ये लेके डिबेट चलते रहता है, अभी कुछ हुआ नहीं है इसलिए ज्यादा इस पे कुछ कहना सही नहीं है। सरकार कहती है ये सीट कैसे निर्धारित होता है, यहीं पे जान लीजिए, एक बनता है प्रत्येक सेंसस के बाद एक बनता है डिलिमिटेशन कमिटी, डिलिमिटेशन कमिटी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन कमिटी बनेगी। आर्टिकल 82 आप देखेंगे ना, इसका सोर्स जो है मैं अभी लिख देता हूं, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे भी थोड़ी बहुत बात इस पे। आर्टिकल 82 में 82 नंबर आर्टिकल 82 जब पढ़ेंगे डिलिमिटेशन कमेटी के बारे में बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट एक्ट पास करके कमेटी बनाएगी, यही सुझाएगा कितना सीट कितना होगा, इसको फिर पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, बनाती है, जो बना के देगी उसको ठीक है करके उस हिसाब से सीट चेंज किया जाता है। लेकिन जानते हैं इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया 2002 में, टिल, इसमें क्या प्रोविजन है, टिल फर्स्ट, या फर्स्ट कहिए या अगर कहने को कहिए कि मतलब, हाँ चलिए टिल नेक्स्ट ना लिख के लिखते हैं,
till first census after 2026 2026, ये तब तक के लिए जो पॉपुलेशन जिसके आधार पे सीट निर्धारित होगा, मतलब सीट डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन, जिस आधार पे सीट डिटरमाइन हो रहा है वो क्या होगा, कहा 2001 का सेंसस डाटा। कौन सा होगा, 2001 सेंसस डाटा। तो देखिए समस्या आ सकती है आगे, जब 2026 के बाद पहला सेंसस होगा, फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, तो फिर सीट डिटरमिनेशन होगा किसका, लोकसभा का। किसका, लोकसभा का। पॉपुलेशन अभी तो चल रहा है 2001 के सेंसस के आधार पे, तो अभी जो लोकसभा में हमारे कितने सीट हैं, अभी हमारे लोकसभा में टोटल सीट आप देखेंगे तो लोकसभा में जो हमारे सीट हैं 545, देखिए ऐसे तो हो सकते हैं मैक्सिमम 5 अभी हैं 543, 2 सीट को हटा दिया गया जो एंग्लो इंडियन के लिए थे, बात करेंगे आगे इस पे। अभी 543 हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 का था, अभी 550 हो गया, क्योंकि 2 सीट एबॉलिश कर दिए गए हैं। ठीक है, लोकसभा में। ये बेस्ड ऑन कौन से सेंसस डाटा पे हैं, 2001 के सेंसस डाटा पे ही चल रहे हैं। अब 2026 के बाद देखते हैं, सेंसस होगा तो राजनीति फिर गर्म होगी और फिर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कुछ ना कुछ सीट में चेंजेस होंगे। तो राज्यसभा का सीट एलोकेशन के लिए आपको क्या देखना है, शेड्यूल 4, लेकिन लोकसभा के लिए आर्टिकल 82, जहां से सीट पॉपुलेशन के आधार पे मिलते हैं, और ये डिबेट इस पे चल रहा है। आइए हम लोग 4 शेड्यूल तक पढ़ लिए, साथ साथ आर्टिकल 82 के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर लिए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, हम लोग 12 शेड्यूल पढ़ रहे हैं। इस शेड्यूल में हम लोग जरा देखते हैं 5th शेड्यूल में क्या है। 5th शेड्यूल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे एरिया स्पेसिफाइड किए गए हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जिनको ट्राइबल्स का दर्जा दिया हुआ है, इनके हित की रक्षा के लिए कहा कि यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ये प्रेसिडेंट करते हैं। जो भी शेड्यूल्ड होता है प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। लेकिन इसमें 4 स्टेट को छोड़ दिया गया है, एक्सेप्ट कौन कौन सा, 4 स्टेट हैं वो, आसाम, पूरे भारत के लिए रहेगा, लेकिन 4 स्टेट छोड़ करके, असम, मेघालय, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इनका देखेंगे, इनका कंडीशन थोड़ा सा ऐसा क्यों किया गया पता है आपको? आपको लग रहा होगा कि सर ऑल जो पूरे देश के ऐसे शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके लिए आपने स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे रखा शेड्यूल 5 में। इसमें क्या होता है, कुछ पावर गवर्नर को पावर दिया हुआ रहता है। पावर किसको दे दिया जाता है, पावर टू गवर्नर, ताकि इनसे संबंधित चीजों के लिए, ताकि क्या होता है कि इसमें सेंटर का कंट्रोल हो पाता है। गवर्नर तो सेंटर के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, तो कुछ इस तरह के पावर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेट को छोड़ करके बात किया गया। ये 4 स्टेट इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि जरूरी था उस वक्त के कंडीशन के हिसाब से। आप उस वक्त के चश्मे से देखेंगे तो यहाँ का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। इनके लिए एक अलग से 6 शेड्यूल लाया गया। अब आप पकड़ लिए होंगे कि 6 शेड्यूल किन के लिए है, तो जो वही जो
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन कौन कौन सा स्टेट, वही आसाम, वही मेघालय, ठीक है, वही मिजोरम। ये सब इतना आसान नहीं था, ये अशांत एरिया था, याद करिएगा। यही त्रिपुरा, ये सब बहुत अशांत एरिया था। आप मिजोरम का भी इतिहास देखेंगे, वहां पे मैं नाम भूल रहा हूँ उस आदमी का, उसकी वहां पे मूर्ति उर्ति भी लगी हुई है। यहाँ से प्लेन पे भेजना पड़ा, वो हेलीकॉप्टर गिरा दिया, यहाँ से सेना का हेलीकॉप्टर गया तो वो लोग मार के, इस तरह का वो मेनलैंड से अलग मानते थे। तो इस तरह के वहां पे कुछ उग्रवाद इस तरह से थे, जिसकी वजह से इनके लिए अलग से प्रोविजन करना पड़ा। जैसे इस प्रोविजन से क्या बना हुआ है पता है, आप इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह जो बना हुआ है, देखते हैं आसाम वगैरह में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है, जो वहां के लोकल काउंसिल है वही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब इनको इतना एसिमिलेट इंडिया में करना आसान नहीं था। ये खुद मानते हैं आपको कि आप मेनलैंड के हो, और ये कहाँ के हैं, ये कहेंगे आप मेनलैंड से आए हैं, इंडिया से आए हैं, जैसे ये खुद को समझते हैं कि मैं इंडिया से बाहर हूं। इस तरह का इनका फीलिंग था। तो इनको एसिमिलेट करने के लिए कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन बाय लोकल काउंसिल, कहा हम आपके ऊपर कुछ नहीं थोपेंगे, आप लोकल काउंसिल बना लीजिए और करिए। और इसके लिए क्या किया गया, इनको पावर दे दिया गया। ये क्या क्या चीज देखते थे, जैसे कि लैंड से रिलेटेड, आदिवासी लोगों का कोई छीन न ले, जैसे आप कहते हैं और उसके बाद उनकी जो लैंड के बाद प्रॉपर्टी होती थी, उसके बाद आप कह सकते हैं मनी लैंडिंग, जो सूद पे वो लोग लगाते थे, पैसा आपस में लेन देन करते थे। क्योंकि इनको लोग पता नहीं चलता था, इनसे लोग ये उतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, इनसे ठग के इनकी जमीन ले लेते थे, पैसे सूद पे दे करके बहुत पैसे बना देते थे। इस सब एरिया का मामला जो भी होगा, इस सब का लोकल काउंसिल डिसाइड करेगा। कहा गया आप खुद ही लोकल काउंसिल बनाइए। आप फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें वो सब भी दिया गया था, जंगल पे अधिकार, ठीक है। तो ये सब लोकल काउंसिल करेंगे। ये 4 स्टेट ज्यादा डिफिकल्ट थे, इसलिए इनके लिए 6 शेड्यूल लाया गया, ठीक है। याद रखने के लिए, क्रिकेट में एक बॉल को अगर ऊपर से मारते हैं और 6 रन होता है, तो 6 शेड्यूल याद रहेगा। 4 स्टेट अलग से थे, और कौन कौन से स्टेट थे अब आपको ध्यान में रहेगा। 7 शेड्यूल, अब आइए बहुत इजी है, मैं इसे फटाफट निकाल के चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 7 शेड्यूल में काम का बंटवारा है, केंद्र राज्य और कुछ ऐसे काम जो दोनों कर सकें, ठीक है। इसके लिए ना क्या किया गया, लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाया गया, कौन किस पे कानून बनाएंगे, लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट बनाए गए। ये 3 लिस्ट कौन कौन से थे, एक तो बनाया गया यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट था 97 सब्जेक्ट्स को रखा गया। चेंज कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। एक बना, दूसरा बना स्टेट लिस्ट, जो राज्य का अनन्य अधिकार दिया गया कि राज्य करिए। इसमें इनको दिया गया कि भाई 66 सब्जेक्ट इसमें रख दिया गया। और थर्ड बना, ऐसे कई चीजें हैं जिसमें कि मतलब दोनों का से होता है, सेंटर स्टेट का, इनका नाम कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट हिंदी में कहिए संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और थर्ड कनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। इसमें भी 47 सब्जेक्ट्स अभी भी हैं, और इस पे केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। स्टेट वाले पे स्टेट बनाएंगे, यूनियन वाले पे यूनियन बनाएंगे, परंतु कॉन्करेंट पे दोनों बनाएंगे। हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, अगर सेंटर ने भी बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया, तो सेंटर का प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर। क्लियर, सेंटर का पावर हमेशा ज्यादा होगा। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं पढ़ने चलेंगे, उसमें देखेंगे बहुत सारी बातों को। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो। कोई चीज छोड़िए नहीं, अच्छे से पढ़िए, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। आप पढ़ रहे हैं 12 शेड्यूल,
उस शेड्यूल में हम लोगों ने 7 शेड्यूल तक पढ़ लिए हैं। जरा 8th शेड्यूल देखिए क्या है। इस शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। 22 भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कई बार दबाव की राजनीति भी होती रही, हमारे इस भाषा को, इस भाषा को, कन्नड़, ये वो, फलाने चिलाने सब भाषा आपको इसमें मिलेंगे। और उसी भाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे आरटीआई में कह रहे थे कि एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया दे सकते हैं, वो यही 22 भाषा जो हर रिकॉग्नाइज किया हुआ है उसमें से होता है। आइए 9th शेड्यूल में देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। 9th शेड्यूल ये आया था, आपको पता है, फर्स्ट अमेंडमेंट था संविधान का। इसमें क्या था, कुछ लैंड रिफॉर्म शुरू किए गए। पंडित नेहरू ने क्या किया, बोले कि जमीन का इक्वल बंटवारा नहीं था, तो कहे कि भाई लैंड रिफॉर्म करते हैं। लैंड रिफॉर्म जैसे हुआ, हम कुछ कोर्ट केसेस की बात करेंगे, प्रोबेबली हम कोर्ट केसेस की बात शायद कल के क्लास या नेक्स्ट क्लास में करें, कुछ चीजें समझेंगे, देखेंगे। केशवानंद भारती केस आया, मिनर्वा मिल्स आया, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। क्रॉनिकल ऑर्डर में हम स्टोरी के रूप में देखेंगे। ये सब कहानी कहां से जनरेट होती है। सरकार ने कहा कि भाई अंग्रेज जाते वक्त किसी को खूब संपत्ति दे, जमीन दे के चले गए और किसी को कुछ भी नहीं मिला, तो जो प्रॉपर्टी थी उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था। उसको खत्म करने के लिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म शुरू किया। राजा रजवाड़ों के घर से जमीन छीनने लगे कि भाई पब्लिक को दो, सब कोर्ट चले जाते थे। उस वक्त जो फंडामेंटल राइट था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी थी। ये जुड़ेगा आपका फंडामेंटल राइट से, जो हम कल पढ़ रहे होंगे। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसमें से जुड़ेगा। ये राइट टू प्रॉपर्टी एज ऑन डेट तो अब हटा दिया गया है, वो उस वक्त था। तो सबका फंडामेंटल राइट कोर्ट प्रोटेक्ट कर देता, सरकार लैंड रिफॉर्म नहीं करती। सरकार ने ऐसे कुछ कानून बनाए और कहा कि जो भी कानून हम 9th शेड्यूल में डाल दिए, किसमें डाल दिए, 9th शेड्यूल में, विच लॉज विच आर किसमें, कैप्टन 9th शेड्यूल, ठीक है, उसको कोर्ट नहीं चैलेंज करे, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट उस पर कुछ नहीं करेगा। अब ऐसा कानून बना दिए 9th शेड्यूल में और लैंड रिफॉर्म कर दिए। कोर्ट भी चुप रहा, सोचा होने देते हैं, जरूरी है, आगे चल के फिर जजमेंट देता है, हम बात करेंगे। 9th शेड्यूल का भी रिव्यू कोर्ट कर सकता है और देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है। कई बार बात आती है ना कि रिजर्वेशन का ये कानून बना के 9th शेड्यूल में डाल देंगे, कोर्ट क्या कर लेगी, लेकिन कोर्ट ने कह रखा है कि हम इसको भी रिव्यू कर सकते हैं और कर भी रही है। हम केसेस स्पेसिफिक आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन 9th शेड्यूल एक सेफ गार्ड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के लिए उस वक्त, अब नहीं है। आगे चल के 10th शेड्यूल आया। देखिए 10th शेड्यूल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक थे आया राम गया राम, वो क्या था, हरियाणा में थे, सवेरे इस पार्टी में होते थे, शाम दूसरे पार्टी में। अभी इसकी सरकार बन रही, जो ज्यादा पैसा देता उधर चले जाते, शाम में इस पार्टी में हैं, फिर रात में उस पार्टी में चले गए, उन्होंने कहा नहीं मैं ज्यादा पैसे दूंगा। इस तरह से ये दल बदल कर रहे थे, बड़ी समस्या थी। इनको रोकने के लिए कि भाई ऐसे लोग डेमोक्रेसी में बड़े खतरनाक होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ये आपका 52nd अमेंडमेंट था। कुछ अमेंडमेंट आप याद रखिएगा, 1985 का, 1985 का। कुछ अमेंडमेंट्स कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि कब का अमेंडमेंट है, तो 52वां अमेंडमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ था। इस पे अलग से सेपरेट बात करेंगे डिटेल में, और आया राम और गया राम की कहानी भी हम लोग वहां पे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक 11th शेड्यूल देखिए, ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं अमेंडमेंट था। पंचायत का आना, पंचायती राज व्यवस्था जो आया, ये पंचायत, ये आपका 73rd अमेंडमेंट था। हम क्लास में इतनी बार बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। 1992 में ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में कहिए कि एक अमेंडमेंट था और लोगों को पंचायत में
लोकल आप कह सकते हैं ना कि खुद आप अपना समूह बना के, ग्राम पंचायत बना के डेवलपमेंट का काम, ये काम पावर दिए गए। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसमें। और 12th शेड्यूल जो लास्ट शेड्यूल है, इसके बाद कोई शेड्यूल नहीं जुड़ा। म्यूनिसिपलिटी, डी म्यूनिसिपलिटी, आप लोग जो म्यूनिसिपल देखते हैं, म्यूनिसिपलिटीज ये भी देखते हैं डेवलपमेंट कार्ड, ये कार्ड में लगे रहते हैं, इनको भी कुछ स्पेसिफिक पावर दिया गया है। ये जुड़े 74th अमेंडमेंट 1992, तो 1992 में ही 1992 में ही पंचायती व्यवस्था की गई और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 11th और 12th शेड्यूल जोड़े गए। ये हमारे 12 शेड्यूल हैं, इनसे संबंधित प्रोविजन वहां पे दिया गया है, अलग से रख दिया गया है। आइए चलते हैं जरा, अब हम 12 शेड्यूल को जान गए हैं, तो अब क्या जानना पड़ेगा हमें, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा एक बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए। कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कैसा होगा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बात करेंगे। देयर आफ्टर हम आर्टिकल्स पे चलेंगे, और आर्टिकल्स में सिटीजनशिप से लेके टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने के अलावे हम इमरजेंसी ये वो प्रोविजन सारे कवर करें। जरा देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइए फर्स्ट फीचर्स के बारे में देखते हैं। आपको लगेगा ये सिर्फ फीचर है या ये इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक बुक के, कॉन्स्टिट्यूशन हर देश का है, लेकिन आप वहां का ब्रिटेन का देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम का आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हर चीज लिखा हुआ बना, ये कहने का मतलब है कि फिक्स पार्लियामेंट से पास करके बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। हर चीज इसमें इलोबरेटिव मैनर में लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे तो उनका पेपर पे नहीं लिखा हुआ है, पेपर पे लिखा हुआ है, लेकिन इतने इलोबरेटिव ये सब हमारी तरह उनका नहीं लिखा होता। उनके यहाँ क्या होता है, जो प्रैक्टिकल लॉ जो फॉलो हो रहे हैं, जो प्रयोग में हैं, जो व्यवहार में हैं, जो यूज में हैं, वो भी उनके लॉ होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो लिखा गया वो उस तरह से होता है। हमारे यहाँ जो प्रचलन में व्यवहार की चीजें हैं वो नहीं हो सकता है कानून, इसलिए उनका कानून रिटन नहीं है, आपका रिटन है। रिटन तो है, साथ साथ लेंदिएस्ट भी है, बड़ा है, लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा उसी तरह लगता है जैसे किसी की बड़ाई में आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा ज्यादा मोटे हैं, और आप उनको कह रहे हैं मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा था, ठीक इस तरह का लगता है। बट हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदिएस्ट है, एवरीथिंग डिटेल्ड मैनर में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे तो डिटेल्ड मैनर में दिए हुए हैं, तभी तो हमारे यहाँ इतने आर्टिकल हो गए, 448 आर्टिकल्स। हम कैसे पहुंच गए, ऐसे ही थोड़े पहुंच गए, 395 से लेके 448 तक आ चुके हैं। लेंथिएस्ट है हमारा, ये हमारी विशेषता है, आप कह सकते हैं। सेकेंड देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ बातें इसके साथ हम जोड़ते भी चलेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है। रिजिडिटी का मतलब समझते हैं, कठोरता भी है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने ऐसा क्यों कहा, हमारे में दोनों गुण कैसे हैं। रिजिडिटी का गुण देखिए, हमारा संविधान जब बन रहा था ना, दुनिया के कई देशों के संविधान बन चुके थे, तो हमने सब जगह के चीजों के अच्छे चीजों को उठाया। एक के लिए देखिए, रिजिडिटी के लिए अगर संविधान में आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अमेंडमेंट के लिए क्या है, स्ट्रिक्ट जो स्पेशल प्रोसीजर कह सकते हैं, स्पेशल प्रोसीजर करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368।
अभी बस कह रहे हैं, याद रखिएगा 360 डिग्री होता है, उसमें 8 जोड़ दीजिए 368, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोसीजर करने पड़ते हैं, मतलब एक चीज बदलने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लगेगा यार ये संविधान है, चेंज करने में माथा खराब हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें गुण देखिएगा, कुछ ऐसे भी इसमें अमेंडमेंट के प्रोसीजर हैं, कुछ ऐसे भी अमेंडमेंट के प्रोविजन हैं जो कर सकते हैं आप ऑर्डिनरी प्रोसीजर से, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से कर सकते हैं। जैसे 2 स्टेट को तोड़ के तीसरा स्टेट बनाना है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके लिए आप कौन से मेजोरिटी से करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ मेजोरिटी शब्द जुड़ा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी, जो प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग हैं उनका क्या है, मेजोरिटी आपको चाहिए, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इजिली कर देंगे आप, आपको लगेगा यार इंडिया का संविधान है कि क्या है। यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हमारे से, मेजोरिटी, बहुमत। आइए यहीं पे हम विशेषता नंबर 2 पढ़ रहे थे, नंबरिंग करते चलते हैं। एक तो मैंने बताया लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है। तो मैं अगर इसमें लिखूं मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आइए इसमें एक नया चीज जुड़ा, मेजोरिटी। मेजोरिटी आखिर अब हम अलग से पढ़ लेंगे कि मेजोरिटी कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, हम यहीं पे पढ़ लेंगे, अलग से हम नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग सब लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा, एनओटी नोट करके, मेजोरिटी के बारे में ये आपको बहुत काम आएगा, नोट करके कि मेजोरिटी किस तरह का होता है। देखिए मेजोरिटी होता है, एक सिंपल मेजोरिटी होता है, साधारण मेजोरिटी, जिसके बारे में मैंने बात किया कि भाई क्या था, ये तो बहुत सिंपल है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की क्या होती है, मेजोरिटी में मेजोरिटी वर्ड जोड़ दूं, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलिए एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में अब आप जब डिफाइन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे। अच्छा, मैं इसके साथ सिंपल मेजोरिटी के साथ 2 स्टार लगा के कंसेप्ट जोड़ता हूं, इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, 2 स्टार लगा के मैं जोड़ता हूं अलग से। एक होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ये आप कहेंगे टाइप्स है, नहीं टाइप्स नहीं है, इफेक्टिव मेजोरिटी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, जब समझेंगे तो क्लैरिटी आएगी। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नया नया टर्म आ गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखिए सबसे पहले हम स्पेशल मेजोरिटी पढ़ने के से पहले हम जरा सिंपल मेजोरिटी को समझ चुके हैं, तो मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ठीक है, अब आइए जरा समझते हैं पहले इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, ठीक है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है। चलिए पहले नीचे वाला ही समझते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं मेजोरिटी ऑफ, आप कह सकते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब क्या, मेजोरिटी का मतलब हो गया मोर देन 50%, यही ना, 50% से एक ज्यादा या थोड़ा सा भी ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ members, total number of members, irrespective of, irrespective मतलब क्या, कोई मतलब नहीं रहेगा इस बात से, irrespective of number of vacancies। मैं उदाहरण देता हूं तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, उससे मतलब नहीं है, मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स।
मैंने अभी आपको बताया था लोकसभा में कितने मेंबर हैं टोटल। अभी लोकसभा में 543, ये मैं आपको बता रखा हूं। मान लीजिए इसमें से एक भूकंप आता है या कुछ ऐसा हो जाता है, वैकेंसीज हो जाती है, 43 सीट खाली हो जाते हैं। वैकेंसीज है 43, बच गए कितने? प्रेजेंट मेंबर कितना है? प्रेजेंट मेंबर बचे हमारे 500। 543 में से 43 चला गया, 500। अब मेजोरिटी आपको ये वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कहें एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब सीधा सीधा हो गया, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकालते हैं तो इसका मतलब हो गया 543/2 +1 कितना आया? देखिए, 2 दूनी 4, 1 7, 14 नहीं, और मतलब 543 से 271 और प्लस समथिंग आएगा, +1 तो हो ही रहा है नहीं। तो 272 सीट अगर आपके फेवर में है तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये जो 43 वैकेंसी था, इस वैकेंसी का हमारा कोई लेना देना नहीं, मैंने वैकेंसी को ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आखिर इफेक्टिव मेजोरिटी को अगर आप देखें, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगा? मैं सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, मोर देन 50%। ये तो हो गया मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, टोटल मेंबर ऑफ हाउस। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? माइनस कर रहा हूं, मतलब एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज। वैकेंसी जितने हैं उसको माइनस करके तब जो 50% से ज्यादा आएगा वो वैकेंसीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपको इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इस केस में अब जरा इफेक्टिव मेजोरिटीज पे हम चल रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? 543, उसमें से 43 वैकेंसीज घटाने हैं बाय 2 +1, मतलब कितना आ जाएगा? 500 का भाग देंगे 250, 251 आ जाएगा। तो देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो गया? इफेक्टिव मेजोरिटी हो गए 251। लेकिन अगर मैंने एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकाला तो वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी 272। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, चुनाव के बाद जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव का मतलब मैंगो चुनाव नहीं है, याद रखिएगा। आम चुनाव का मतलब पब्लिक जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज का इस्तेमाल करते हुए वोट डालते हैं, उसमें कितने सीट? 272 सीट्स रिक्वायर्ड थे सरकार बनाने के लिए। 272 सीट्स कहते हैं कि भाई मतलब उनके पास होने चाहिए। तो क्या जरूरत होती है एग्जाम में आए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी जरूरी होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी हमेशा कई जगहों पे जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी दोनों का अंतर समझ गए। 272 और 251 निकल गया। देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए मैंने कहा ना 50, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज। इसी के लिए एक नया शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, मेजोरिटी ऑफ। लिखा हुआ क्या मिलेगा? मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर, जो उस वक्त के मेंबर हैं। अगर जहां भी मैं बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर, इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। क्लियर? इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे ऑल दी देन मेंबर। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो लिखेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। आइए आप लोग सिंपल मेजोरिटी समझ गए, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट समझ गए। अब आइए हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है? चलिए स्पेशल मेजोरिटी को हम अब डिफाइन करते हैं।
जहां भी अब यहां बता दिया, आगे नहीं बताएंगे, आपको क्या रहेगा स्पेशल मेजोरिटी जहां भी पढ़ाएंगे तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि सर ने जो ये बताया था वही वाला रहेगा। देखिए, मैं कहता हूं इसको डिफाइन करने के लिए, कहीं डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मेजोरिटी अदर देन सिंपल एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव, मेजोरिटी अदर देन सिंपल एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर, क्या कहलाएंगे, स्पेशल मेजोरिटी कहलाएंगे। अब ये स्पेशल मेजोरिटी के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा 4 जगह ऐसी बातें हैं। कौन कौन सी जगह, आर्टिकल 249 में यहाँ पे कहता है, यहाँ पे जो मेजोरिटी की बात करेंगे 249 में, ये 249 हम सेंटर स्टेट रिलेशन में बात करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो रिजोल्यूशन पास कर देती है अगर राज्यसभा, तो क्या पार्लियामेंट पास कर देती है, तो राज्यसभा अगर पास कर देती है तो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाता है। इसमें से क्या करता है, पार्लियामेंट जो है आपका, अभी जस्ट ध्यान रखिएगा, किस पे कानून बना सकता है, मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे किसका कब्जा था, 7th शेड्यूल याद करिए, स्टेट का। लेकिन स्टेट लिस्ट भी बना सकता है कब, जब राज्यसभा 2/3 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये इस बात का प्रस्ताव रिजोल्यूशन पास कर दे। तो ये देखिए न सिंपल मेजोरिटी है, नहीं है ना, न एब्सोल्यूट है, न इफेक्टिव है, क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो इसलिए ये स्पेशल मेजोरिटी हो गया आर्टिकल 249 में। दूसरा मेजोरिटी देखिए, स्पेशल मेजोरिटी तो 368 आपको पता है, उस पर बात करेंगे, आर्टिकल 61 में मिलेगा। इसका इस्तेमाल कहां होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं। वहां कैसी मेजोरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए, कहते हैं 2/3। ठीक है, 2/3 जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का मतलब क्या है, टोटल स्ट्रेंथ 545 का है, अब अभी 543 का है, 545 था पहले, अब तो 2 हटा दिए गए हैं ना, 2 जो हटे हैं ये कब हटे हैं पता है आपको, पहले 545 ही होता था, यहाँ पे नोट कर लीजिए, लोकसभा में पहले 545 ही सीट होते थे। 2 जो एबोलिश हुआ ये एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करता था। राष्ट्रपति जब मोदी जी शासन में आए तो इन्होंने थोड़ा समय में कहा कि नहीं नहीं अंग्रेजों वाला हर चीज मिटाना है, तो इन्होंने क्या किया, जनवरी 2020 में, कौन से साल में, 2020 में, ठीक है, 104 104वां अमेंडमेंट संविधान का इन्होंने 2020 में किया और ये एबोलिश कर दिए। क्या कर दिए, बोले 2 सीट एबोलिश, इसीलिए मैं 543 ही कह रहा हूं। अब बचा कितना है आपके लिए, हमेशा के लिए 543 सीट, तो अब आपके पास है 543 सीट। अब यहाँ पे 2/3 543 का चाहिए, कितना हो जाएगा, आप देखिए राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 ऑफ 543 करेंगे, निकालेंगे तो देखिए
आपके पास ये मोटे तौर पे 364-65 के आसपास, हाँ 364 आएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है लेकिन मुझे ध्यान है पिछले क्लास में पढ़ाने की वजह से। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, मे पॉसिबल डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन 364 या 363 जो भी आए, 364 या 65 जो भी आए देख लीजिएगा। इतने मेजोरिटी जरूरी होती है ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस में ये चल रहा है। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ये एक तरह का स्पेशल मेजोरिटी हो गया। आइए जरा अब स्पेशल मेजोरिटी हम देखते हैं दूसरे तरह का। थर्ड जो स्पेशल मेजोरिटी है वो है आर्टिकल 368। ये थर्ड नंबर जो आप पढ़ रहे हैं, जरा आइए बोर्ड साफ कर लेते हैं तो समझ पाएंगे आसानी से। अब जो आप थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी पढ़ रहे हैं वो स्पेशल मेजोरिटी में 368 है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कौन कौन से आर्टिकल, 249, आर्टिकल 249, आर्टिकल 61 कि भाई स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 368, ये थर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाली चीजें होंगी, जो भी चीजें आपके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकती हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल आप करते हैं। एक आर्टिकल 368 है और इसी का आप कहिए तो फोर्थ टाइप में अगर इसी को बढ़ा लें तो इसी में हम चार्ट खींच देते हैं। एक इसी में क्या, चलिए अलग से ले लेते हैं। आर्टिकल 368 का प्रोविजन तो जरूरी होगा ही, प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट रहेगा। अब कहां पे रहेगा रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स? मोर देन हाफ ऑफ स्टेट नहीं चाहिए, हाफ ऑफ स्टेट चाहिए। जो भारत के आधे राज्य उनसे रेटिफिकेशन चाहिए। देखिए आर्टिकल 368 का आपको कहां पे इस्तेमाल पड़ता है। जब भी आप आर्टिकल 368 की बात करेंगे तो यहां पे स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है। यहां क्या है तो एक तो टू, इसको हम कह भी रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हम क्लैरिटी के लिए लिख लेते हैं कि ऊपर भी आपने लिखा है तो हम स्पेशल मेजोरिटी से हम लिख भी लिए हैं। देखिए यहां 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए। पी एंड वी का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावे प्रेजेंट एंड वोटिंग के अलावे मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबरशिप भी चाहिए। मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबरशिप, जितने मेंबरशिप हैं अभी, मतलब क्या, ऑल मेंबरशिप का मतलब ऑल दी, जो कह सकते हैं आपका एब्सोल्यूट में इफेक्टिव मेजोरिटी जो अभी का है वो इफेक्टिव मेजोरिटी भी आपको रहनी चाहिए। ऑल दी जो मेंबरशिप हैं उनका मतलब कि ऑल दी देन मेंबर्स की मेजोरिटी भी चाहिए। अब ये हो गया ना यूनिक चीजें। मान लीजिए कि लोकसभा में, हम उदाहरण देना चाहते हैं आपको, लोकसभा में एक दिन मान लीजिए मैं 300 टोटल मेंबर्स मौजूद हैं, मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन अगर देखिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए किसी बिल के पक्ष में 2/3 गुने प्रेजेंट एंड वोटिंग आ गए, कितने हो गए, कट के 200 आ गए, मेंबर ने सपोर्ट कर दिया, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। जब सेकेंड कंडीशन पे आप जाएंगे कि मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबरशिप, और मान लीजिए उस वक्त मेंबरशिप टोटल जो है, हम सपोज करते हैं कि पूरा नया चुनाव होके आया है 543 ही है, या कम भी हो सकता है, तो 543 का मेजोरिटी क्या हो गया 543/2। अब देखिए ये तो चाहिए 272। दूसरा कंडीशन फुलफिल हुआ, नहीं हुआ, आपको 200 मेंबर ही सपोर्ट में है तो बिल पास नहीं हो सकता 200 मेंबर के सपोर्ट से। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि 2/3,
इसलिए कोई बिल पास नहीं होगा। 300 मेंबर वोटिंग कर रहे हैं और 200 ही फेवर में किए, 200 तो होने ही चाहिए, साथ साथ 272 से भी होने चाहिए, 272 भी, दोनों कंडीशन फुलफिल हों तभी वो बिल पास होगा। हो गया ना थोड़ा डिफिकल्ट काम। इसीलिए हम कहते हैं रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मेजोरिटी ये कहां कहां जरूरत पड़ता है, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे सामने निकल के आते रहेगा, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल आपके समझदारी के लिए लिख देता हूं। जैसे संविधान का अमेंडमेंट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करेंगे, संविधान में कोई चेंज कर रहे हैं, एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, नॉट अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, जो केंद्र राज्य जिस तरह का हमारा बना हुआ है, पावर का सेपरेशन है, ये अभी हम बात करेंगे इस पे। अगर फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर रहा है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आप ये कर सकते हैं। जैसे देखिए कई बार आ जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन का रिमूवल करो। इलेक्शन कमीशन का रिमूवल ऐसे नहीं होगा, उनके रिमूवल के लिए यही चाहिए। आजकल चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन से ठाना हुआ है। तो अगर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर करना है, C&AG करना है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस का करना है, तो ऐसे सब केसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और इस तरह का मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब केंद्र राज्य संबंध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आइए जरा उनके लिए देखें कि जो स्पेशल मेजोरिटी हैं, स्पेशल मेजोरिटी ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा था आर्टिकल 368 प्लस ये हमारा 4th नंबर था, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ स्टेट्स। जैसे देखिए इसका इस्तेमाल कहां होगा, इसमें जो 368 वाला प्रोविजन था क्या था, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी किसका चाहिए, मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबरशिप, जितने मेंबरशिप हैं सबकी मेजोरिटी ये तो चाहिए, प्लस एक तीसरा कंडीशन ये भी जुड़ गया, हाफ ऑफ स्टेट्स। आधे राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो भी क्या करेंगे, वहां पे इनको घुमाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि भाई आप भी इसको सपोर्ट करिए। जो फेडरल स्ट्रक्चर को ऐसे इसमें वही होते हैं जो अमेंडमेंट अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आपको याद है जीएसटी लॉ आया था, जीएसटी लॉ में फेडरल स्ट्रक्चर पे टैक्स कलेक्शन पे इंपैक्ट था, तो जीएसटी लॉ का इंपैक्ट सबको घुमाना पड़ा, सबको बताना पड़ा। सेकेंड, आप देखिए अगर हाई कोर्ट का पावर वगैरह अमेंड करने हैं, अगर पावर अमेंडमेंट, इस सब से क्या होगा, ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर को ये सब प्रभावित करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा ये जो स्टेट रेटिफिकेशन करता है हाफ ऑफ स्टेट, स्टेट में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमेशा सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है। कौन सा मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है, सिंपल मेजोरिटी। उनको कुछ नहीं करना है, स्टेट वाले स्टेट लेजिस्लेटिव राज्य के विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे। लेकिन हाफ ऑफ स्टेट, अगर आपको मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 7th शेड्यूल में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जहां लिस्ट है सेंटर स्टेट के बीच का, फेडरल स्ट्रक्चर डोलेगा, केंद्र राज्य संबंध सब प्रभावित होंगे, इन सब जगहों पे आपको आर्टिकल 368 का प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स जरूरी होगा।
आई होप कि आप लोग मेजोरिटी के बारे में अब क्लियर होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं जरा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल स्पेशल फीचर्स के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें हमने नोट करके पढ़ लिया कि भाई मेजोरिटी के बारे में आगे पढ़ते ही तो मैंने सोचा यही क्यों ना पढ़ लिया जाए। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अब आप आगे पढ़ने जा रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। हमारे थर्ड नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्वासी फेडरल है। तो देखिए हमारा फेडरल सिस्टम है, केंद्र राज्य वाला सिस्टम है ना, फेडरल स्ट्रक्चर में कह रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप केंद्र के पास ज्यादा पावर है, यूनिटरी बायस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप अपने संविधान को जब आप पढ़ेंगे, पलट के देखेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 1 जो आज ही हम पढ़ेंगे। क्लास का टाइमिंग मैंने बढ़ा दिया है, 10:15 तक कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। 5-10 मिनट आगे पीछे तो चलते ही हैं। तो आज ही हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, ये बताता है कि भाई जो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम है। इस पे भी काफी डिबेट रहे थे पीछे, इंडिया हटा देंगे, अंग्रेजों का दिया हुआ है ये वो। संविधान में लिखा हुआ है आपका इंडिया दैट इज भारत, तो अब वो आपका है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों का ये वो। इसके अलग अलग इतिहास रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरफ से अपना इतिहास मैनिपुलेट करके चलाती है, वो बात अलग है। कहते हैं भारत क्या है, आज इसे कहा गया है आज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का संघ है। क्या है ये? राज्यों का संघ है। यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है छोटे छोटे, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इट मीन्स जब यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा बना, केंद्र राज्य मिलके बना, कहा जो ये मतलब जो इंडियन फेडरेशन जो ये बना, भारत का जो फेडरेशन, ये केंद्र सब सारे राज्य मिलकर के एक यूनियन बनाए, फेडरेशन। लेकिन क्या ये सारे राज्य मिलके बनाए थे? नहीं, सारे राज्यों को शामिल किया गया था। आपने देखा था सरदार पटेल ये वो मिलके। तो कोर्ट ने कहा इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। कहा ऐसा नहीं। ऐसा क्यों कहा? आप बोलेगा सर ऐसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि सर आप मुझे बता रहे हैं। देखिए यूएसए का आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान को देखिए, तो हमारे संविधान बनाने वाले उधर के संविधान को देख रहे थे, वहां सब राज्य मिलकर के एग्रीमेंट करके जुड़े थे आपस में। ठीक है, तो वो था एग्रीमेंट ऑफ स्टेट से बना हुआ। हमारा कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा जो फेडरेशन है, ये केंद्र राज्यों का जो संघ बना हुआ है, ये हमारा एग्रीमेंट ऑफ स्टेट की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहा कहा इसका मतलब क्या होगा? कहा नो स्टेट, चाहे बंगाल कुछ भी कर लें, कोई स्टेट्स कुछ भी कर लें, कैन सेपरेट फ्रॉम यूनियन, इस यूनियन से सेपरेट नहीं हो। नो स्टेट कैन सेपरेट फ्रॉम दी यूनियन कहिए या फेडरेशन कहिए, फेडरेशन जहां केंद्र राज्य दोनों हैं। तो हमारे कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। देखिए मैं ऐसा इसलिए आपको बताता हूं कि एक होता है ना कन्फेडरेशन होता है, एक जो बनता है कन्फेडरेशन। इसको जब देखेंगे जरा दूसरे कलर से ले लें समझने के लिए, एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आएगा। एक होता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन में सेपरेशन अलाउ है। आप सब मिलके मतलब क्या किए कि एक एग्रीमेंट किए, मिलके 5 लोग मिलके एक संघ बना लिए, जब मन हुआ उससे निकल लिए। जिसे यूएसए का था, बाद में वहां के कोर्ट ने कर दिया कि अलग नहीं हो सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले था सब वहां पे एक ऐसे ही बनाए थे एग्रीमेंट करके। कन्फेडरेशन है वो कहलाता है। एक होता है फेडरेशन, जो हम कह रहे हैं जहां पे अलग होने का पावर नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट सेपरेट।
कैन नॉट सेपरेट, इसे कहते हैं फेडरेशन। और थर्ड जो कंसेप्ट आता है वो होता है यूनिटरी। यूनिटरी मतलब सिंगल गवर्नमेंट। आपके यहाँ क्या है, दो दो गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो मैं इसमें कहता हूं यूनिटरी बायस। अब यूनिटरी बायस मैंने डायरेक्टली नहीं कहा यूनिटरी की तरफ है, हम मिक्सअप हैं। हमारा तो फेडरेशन भी बना हुआ है, आप देखिए हमारा फेडरेशन भी बना हुआ है। कैसे सेपरेट नहीं हो सकते, मैंने कहा ना कैन नॉट सेपरेट। तो फेडरेशन है लेकिन यूनिटरी बायस क्यों कहते हैं। यूनिटरी बायस के लिए अब देखेंगे आपके देश में कैसा सिटीजनशिप है। आज की क्लास में शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। कैसा सिटीजनशिप है, एक ही राज्य का अलग सिटीजनशिप होता है, केंद्र का अलग सिटीजनशिप होता है, नहीं होता है। सिर्फ एक सिटीजनशिप है आपका, एक ही। ऐसा नहीं है कि आप फलाने स्टेट के भी नागरिक हैं, फलाने देश के नागरिक, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक देश के नागरिक हैं, ठीक है। सेंटर स्ट्रांग है हमारा, जब मन तब देखते हैं दूसरे राज्यों में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। इसके पास क्या क्या पावर हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी के केस में तो राज्य सरकार को हम लोग एक दो क्लास में पढ़ रहे होंगे, राज्य सरकार का सारा पावर ही छीन जाता है, ठीक है। गवर्नर बैठा रहता है राज्य में जाके, क्या जरूरत है गवर्नर का। आजकल तो गवर्नर के पावर पे देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है हियरिंग भी, काफी ज्यादा आजकल बर्निंग इशू है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है, लोग कहते हैं ये क्या करेंगे, मुख्यमंत्री के सर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कहीं कहीं ये गलती करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री करते हैं, खैर कोर्ट का जो जजमेंट आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश में तो फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस की तरफ है। इसीलिए अगर आपसे कहा जाए आपका देश कैसा है, फेडरल है, कहेंगे नहीं यूनिटरी बायस भी है। इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्वासी फेडरल। इंडिया कैसा है, क्वासी फेडरल। एक बार एसओ ग्रेड एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा था कि हमारे इंडिया का जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम, वो कॉन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, यूनिटरी है या क्वासी फेडरल है। तो आपका जवाब होगा क्या होगा, क्वासी फेडरल होगा। कभी क्वेश्चन पलट के आ सकते हैं, क्यों है अब आप समझ चुके हैं। आइए जरा चलते हैं अगली कुछ विशेषताओं को, छोटे छोटे बातों को हम लोग करते चलते हैं। हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, आप लोग एक नए नाम से परिचित होंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसलिए मैं बता रहा हूं ये हमारा सिस्टम कैसा है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये वेस्टमिनिस्टर आप लोग कभी कभी आर्टिकल में या न्यूज में ऐसा सुनते होंगे, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये वेस्टमिनिस्टर ना, आप यूनाइटेड किंगडम जाएंगे, वहां पे एक जगह है जहां पे उनके जैसे आपका नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सारे मंत्रालय हैं, तो उसी तरह से उनके वेस्टमिनिस्टर में वहां के सत्ता का सिंहासन कह सकते हैं है। इसलिए वेस्टमिनिस्ट्रियल मॉडल उसको कहा जाता है, जो ब्रिटिश मॉडल है। और चूंकि वहां का नाम है तो उसी ब्रिटिश मॉडल को हम क्या कहते हैं, वेस्टमिनिस्ट्रियल मॉडल कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश मॉडल से हमने कुछ डिफरेंस हैं। इंडिया का जो है वो क्या क्या डिफरेंस है पता है, इंडियन सिस्टम का वो डिफरेंस क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आपको पता है वहां पे वो रिपब्लिक नहीं है, वहां के क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, इलेक्टेड हेड हैं। उनके यहाँ क्या है, महारानी विक्टोरिया वाला, उनके यहाँ इलेक्टेड हेड नहीं है। इलेक्टेड हेड जिनके होते हैं वो रिपब्लिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड हेड हमारे यहाँ हैं, राष्ट्रपति हमारे चुने जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ वो महारानी विक्टोरिया और उनका वंशज ही चलते रहता है, प्रिंस फलाना ये वो बन जाता है। उस परिवार में जन्म हो जाए तो किस्मत सुधर जाता होगा आदमी का। ऐसे ही इंडिया में इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक लोकल विधायक एमएलसी बनने के लिए, नहीं लगता है कि भाई उनको भी काफी मेहनत करना पड़ता है। जैसे नौकरी में आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि वो
झूठ का या इस तरह का करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितने आदमी को झूठ बोल बोल के दिलासा दिलाना पड़ता है, काम किसी का नहीं करते, फिर उसके सामने पड़ते होंगे, फिर वो आदमी कितने लोगों का उनको गुस्सा भी सहना पड़ता होगा, इस तरह का है। देखिए हमारा इलेक्टेड हेड, उनका क्या है, आप वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में देखेंगे तो हेरिडेटरी है, उनका क्या है, हेरिडेटरी, वंशानुगत चला आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट जो है, इंडिया का पार्लियामेंट, आप बड़ा महत्वपूर्ण जानेंगे, इज, मैं कह रहा हूं, नॉट सो सॉवरेन, उतने संप्रभु नहीं हैं, नॉट सो सॉवरेन एज ब्रिटिश पार्लियामेंट, जितना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। कैसे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वो कर सकता है जो दुनिया में संभव होने के लिए संभव है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ मेजोरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही ये करेंगे। तो इंडियन पार्लियामेंट उनकी तरह उतना संप्रभु नहीं है, उतने पावरफुल नहीं है जितना ब्रिटिश है। अमेरिका का कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? आपका वेस्ट मिनिस्ट्रियल है। अगर आप बोलेंगे सर दूसरा कौन सा होता है, अमेरिका में देखिएगा और यूएसए में देखिएगा, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पे क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में पीएम होते हैं ना, सारा पावर लेके, और उनके यहाँ देखिएगा प्रेसिडेंट सब कुछ कर रहे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आजकल देखते हैं कितना नाम कमाते रहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये एक आप विशेषता जान गए कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल तो है, but with certain modifications we have adopted Westminster model with certain modifications as per our own convenience। देखिए हमारे पास, मैं कुछ और छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, हमारे पास पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। पार्लियामेंट्री कौन कानून बनाता है? सब सॉवरेन नीति है। इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष है जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। कैसे? मैं अभी उदाहरण बताऊंगा। जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट क्या कर सकती है? ये कोई भी कानून, ठीक है, कैन अमेंड या कहिए फ्रेम लॉज, ठीक है, कैन अमेंड भी कर सकती है, फ्रेम भी कर सकती है कोई लॉज क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं ये, ठीक है। मतलब इनके पास सारा कानून बनाने का पावर है, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हो गई। लेकिन जुडिशियल सुपरिटेंडेंस देखेंगे, हमारे जुडिशियल के पास एक जुडिशियल रिव्यू का पावर है। क्या है? जुडिशियल रिव्यू का पावर। जैसे अभी एक वक्फ से रिलेटेड कानून आया था, वक्फ से रिलेटेड कानून आया था आप लोगों ने, ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो मैं WAFF लिख दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। वक्फ से रिलेटेड, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक कानून आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रिव्यू किया। ये क्या था? बनाया कौन था इसको? पार्लियामेंट। बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। लेकिन रिव्यू कौन किया? सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए रिव्यू करके फ्यू प्रोविजंस को क्या कर दिए? उसको रोक लगा दिए कि नहीं, फ्यू प्रोविजन जो नहीं था उसको उन्होंने कट कर दिया, हटा दिया, कहा नहीं ये नहीं चलेगा, हम अभी देखेंगे, लेकिन ये सब ऑपरेशन में नहीं रहेगा। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा था, आया था कानून, ये किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू कर दिया, रिव्यू करके क्या कर दिया? इसके कई प्रोविजंस को इनएक्टिव कर दिया। प्रोविजंस को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया, कहा नहीं रहेंगे ये प्रोविजंस। तो ये क्या है? दोनों के बीच एक मतलब बैलेंस है, बनाया गया, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन ये हमारे पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफिक विशेषता है कि भाई हमारा ही देश ऐसा है जहां इस तरह का बैलेंस बनाने की
कोशिश की गई है। देखिए हमारा संविधान जो है, हमारे स्टेट को, आप लोग बहुत हिंदू राष्ट्र ये वो सुनते होंगे न्यूज डिबेट में, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो जाए। क्या है? इज ए सेकुलर स्टेट। कैसे? जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे, वहां पे अभी देखिए केरल की एक घटना आई थी, जो दशहरा वहां शुरुआत होती है, वहां पे एक पुरस्कार विजेता महिला को बुलाया गया था। वो दूसरे धर्म से थे, लेकिन कोर्ट में लोग चले गए, नहीं इनको नहीं आना चाहिए। बट देखिए उनको अलाउ किया गया ना, क्योंकि हमारा स्टेट सेकुलर है। धर्म से मतलब नहीं है राज्य का, है राज्य की है कोई कार्यक्रम का। आप फंडामेंटल राइट जब पढ़ रहे होंगे, वहां पे आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, जिस पे अभी बात नहीं करते, आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, सारी बातें आपको कहेगा कि भाई धर्म से राज्य का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो ये हिंदू राष्ट्र ये वो बात सुनते हैं, मे पॉसिबल कल को कुछ हो या नहीं हो, ये पता नहीं, भविष्य की बातें कोई नहीं कह सकता, लेकिन संविधान के इन सारे चीजों को बदलना होगा। अब ये फंडामेंटल राइट जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब फंडामेंटल राइट नहीं बदलेगा, तो मतलब हमारा स्टेट हमेशा सेकुलर ही रहेगा। याद रखिएगा, सिर्फ राजनीतिक लाभ नफा नुकसान के लिए हिंदू राष्ट्र ये राष्ट्र चलते रहेगा, लेकिन अगर संविधान समझते हैं तो आप ये देखेंगे हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन है। मैं आपको जरा अवगत कराना चाहता हूं यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन से भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप बेसिक समझ लीजिए। यहाँ पे 3 आर्टिकल की बात की गई है। आर्टिकल 352, 4 जोड़िए आर्टिकल 356, और उसमें 4 जोड़िए आर्टिकल 360। 360 डिग्री में आदमी अगर फंस जाए तो उसे पूरी दुनिया दिखने लगता है, इसका मतलब पैसे की कमी हो गई होगी। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भाई पैसे की कमी हो जाए तो आदमी को तीनों लोग दिखने लगता है, 3 लोग के अलावा भी कोई लोग होगा तो पैसे की कमी में दिख ही जाएगा। 356 जो है, इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। राज्य में जो आप लगाते हैं, वहां के सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। और 352 जो है, इसका नाम है नेशनल इमरजेंसी। ये खतरनाक वाला है, इसके पीछे कहानी है। ये 3 ग्राउंड पे लगता है, या तो वार अगर हो रहा है तो, नहीं तो एक्सटर्नल एग्रेशन है, जैसे चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्रेशन पे, या नहीं तो थर्ड को लेके बड़ा दिक्कत हुआ था। इसको मोरारजी देसाई सरकार की कहानी सुनाएंगे। पहले इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था, इंदिरा गांधी ने खूब दुरुपयोग किया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के कि इंटरनल डिस्टरबेंस करेंगे, नेशनल इमरजेंसी लगा देती थी। तो अब उस शब्द को बदल दिया गया है आर्म्ड रिविलियन, कि भाई सशस्त्र विद्रोह अगर आप करेंगे तभी आपको हम कर सकते हैं, मतलब ये लगा सकते हैं। तो ये 3 ग्राउंड है इसके, ये तीनों ग्राउंड याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, और अभी तो विशेषताओं में हर चीज को देख लेते हैं। एक छोटा सा देखिए बात, हमारा जो संविधान है, ये जो वोट देने आजकल वोट चोरी ये वो खूब चल रहा है, ये जो हमारा संविधान है इस पे भी डिबेट चल रहा है। हमें है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो मिला है, हम 18 साल के जो लोग हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज जो मिला हुआ है, ये पता है आपको इनिशियली जो वोटिंग एज था कितना था? इनिशियली शुरुआती दौर में वोटिंग एज था 21 ईयर्स। 21 साल के होते तब आपको वोटिंग देने का राइट होता था। एक 61st अमेंडमेंट आया संविधान में। कौन सा अमेंडमेंट आया? 61st अमेंडमेंट
1989 याद रखिएगा, पूछेगा। और जो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का एज है उसे कर दिया गया रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स, जो अभी भी चल रहा है। और ये सवाल एक बार यूपीएससी एसओ ग्रेड में पूछ दिया कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का एज 18 साल रिड्यूस किया गया कौन से अमेंडमेंट से? 61st अमेंडमेंट से। इसीलिए हम इतने डिटेल में बात करते हैं। स्टोरी है, समझ के ध्यान में रखिएगा, इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारा संविधान की एक विशेषता है कि हमें देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा संविधान का एक और विशेषता है जो मैं यही बात करूंगा। आप ऐसा मत कहना कि सर दूसरे देश से उठा उठा के ले आए। जो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, वो ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से सारा बनाया है। ये कहां से? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। अब मैं आप लोगों के लिए एक काम देता हूं, उसमें नहीं चलेंगे। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि आज मैं आर्टिकल 1 से शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। 10:30 तक चल लेते हैं। आप लोग थोड़ा नींद लगे तो पानी पी लीजिएगा, 5-10 मिनट आगे बढ़ेंगे, क्लास को बढ़ाएंगे, मजा ही आएगा आप लोगों को पढ़ने में। देखिए, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं कि जो आप फंडामेंटल राइट्स या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सब जो कंसेप्ट आया, फंडामेंटल राइट जो आप पढ़ेंगे, या जो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये कहां से लिया गया? कई बार पूछ सकता है, ये यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। आपके केसेस में जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम पढ़ेंगे कि जो बात है ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ऐसे आपके मटेरियल में जो संविधान में अमेंडमेंट होता है, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कहां से आया पता है आपको? ये संविधान में कई लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए था, नहीं तो रोज संविधान को, एक इसका संविधान की आलोचनाएं की जाती है कि भाई संविधान ऐसा है कि रोज अमेंडमेंट कर दो, फिर क्या संविधान रहा, कुछ बदलते, कभी ये लिखो कभी वो लिखो। ये आया लेकिन आपको साउथ अफ्रीका से। आपको बिलीव नहीं होगा, साउथ अफ्रीका में एक जगह से चीजें नहीं आती। जैसे कि मैं आपका स्टडी मटेरियल बनाता हूं तो 4 जगह की चीजों को मिला के बनाता हूं। क्यों? क्योंकि 4 जगह चीजों में अच्छी अच्छी चीजें होती है। दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उसको ले लिया गया, ठीक है। गवर्नर का जो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है केंद्र राज्य का, या गवर्नर का जो प्रोविजन आया, कहां से आया? गवर्नर आजकल सब चर्चा में रहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात आई, यह आया कनाडा से। कनाडा भी कुछ दिनों पहले भारत के साथ संबंध को लेके चर्चा में था, तो चलिए मैं उसकी भी बात कर लिया। आप लोग पूरा पूरा देख लेंगे उठा करके कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां से लिया गया, लिस्ट आपके मटेरियल में होगा और आप उसे एक बार अपने कॉपी में बना लेंगे। मैं इंडिकेटिव बता दिया आपको। आइए जरा उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जरा कुछ प्रियम्बल की बात करेंगे। आज आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ओवरव्यू से परिचित हो गए हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, वही क्या बन गया आगे चल के? आगे चल के आपका प्रियम्बल बन गया, यही है ना। इसमें क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, ये भी अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है। ये कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट। आप सब लोग क्या करिएगा, जितने अमेंडमेंट ये महत्वपूर्ण बताते हैं, एक कागज पे लिख के दीवार में जहां रहते होंगे सोते होंगे बगल में चिपका दीजिएगा। कभी कभी उसको कलर कर दिया करिएगा, याद रहेगा आपको। 42nd अमेंडमेंट 1976। एक चीज याद रखिए,
24वां अमेंडमेंट से लेके 24 to 42 ये सब इंदिरा गांधी का किया हुआ है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ है, और इसको लेके पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेव हुआ है। हम इस पे बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। लेकिन 24 से 42 याद रखिएगा, जब भी कहें तो समझ जाइए कि इंदिरा गांधी की। इसी बीच में हमारा इमरजेंसी का ही प्रोविजन आएगा। अब देखिए, जब आपको पता चला कि 42nd अमेंडमेंट से इसमें कुछ जुड़ा, तो क्या जुड़ा? इसमें ना 3 न्यू वर्ड ऐड कर दिए गए, 3 वर्ड्स ऐड किए गए। ये 3 वर्ड्स कौन कौन थे? बहुत सिंपल सिंपल। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड थे सेकुलर, कि भाई हम सेकुलर रहेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में था भी पहले से, फिर भी और जोड़ दिया गया प्रियम्बल में सेकुलर, और एक इंटीग्रिटी वर्ड जुड़ा था। तब से आज तक इसका कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। बट सवाल उठता है कि सर प्रियम्बल हमारा जो है, ये प्रियम्बल है, ये हमारा प्रियम्बल क्या बताता है? अच्छा, प्रियम्बल को आप लोग पढ़िएगा, कल जब ऑफिस में बैठिएगा, ऐसे नेट से भी निकाल के स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ होगा, उसमें आप पढ़िएगा तो बोलेगा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, शुरुआत ही होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इस संविधान का सोर्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो हमारा पब्लिक है। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन है? हमारा आम पब्लिक है। सेकेंड देखिए प्रियम्बल क्या बताता है, मिलेगा डेट ऑफ एडॉप्शन, किस दिन हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ। आप उसमें पढ़ के देखिएगा, मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ मिलेगा कि भाई उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे कुछ प्रोविजन हमने ले लिए थे, तो वहां 26 जनमिति मार्गशीर्ष, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, अंग्रेजी में 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ मिलेगा। थर्ड जो बातें बताता है वो बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हम कैसे हमारा नेचर होगा, नेचर ऑफ भारत का कैसा इंडियन स्टेट का नेचर होगा। ये देखिए, ये नेचर क्या है पता है आपको? ये है सॉवरिन, कि हम भाई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। हम सेकुलर होंगे, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। डेमोक्रेटिक रहेंगे, कोई भी हमारे यहाँ तानाशाह नहीं बनेगा, ठीक है। रिपब्लिक, हमारे यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो चुने हुए इलेक्टेड हेड होंगे। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा? तो हमारे इसी प्रियम्बल में। प्रियम्बल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव से ही तो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही तो बना था, उद्देश्य प्रस्ताव से ही। तो ये बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करने के लिए कोशिश करेगा। देखिए, लिबर्टी, आजादी की बात करेगा, फैटर्निटी, विश्व बंधुत्व की बात करेगा। हमारे प्राइम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम फैटर्निटी, इक्वलिटी, देखिए आज भी हम कोशिश करते हैं इक्वलिटी के लिए, हर किसी को इक्वलिटी लाने के लिए हम बात करते हैं, वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो। जस्टिस, आप उसमें ये सारा वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा प्रियम्बल है ये क्या है? हेल्पफुल है संविधान के इंटरप्रिटेशन में। हेल्पफुल, जब भी संविधान का इंटरप्रिटेशन करना होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान के व्याख्या करने में देखते हैं कि भाई हमारे संविधान का क्या मुख्य उद्देश्य था, इस चीज को देखते हैं कि भाई प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ था। तो मैं आपसे सवाल बनाऊं कि क्या हमारा प्रियम्बल महत्वपूर्ण है, तो किस पर्पस के लिए?
आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है, हमारे संविधान में नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स बताता है कैसा है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है और हेल्पफुल है हमें किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में हेल्पफुल है। अब एक सवाल प्रियम्बल से और बन सकता है, पता है क्या, कोर्ट में ये सवाल आया था, क्या आया था, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये संविधान का पार्ट है, सवाल ये आया। देखिए शुरू में कहा गया था नहीं, लेकिन बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ना प्रेसिडेंट को पावर होता है कोई चीज पूछने के लिए, आर्टिकल 143 अभी से ही याद रखिएगा, आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट कोई भी मैटर जिसमें उनको लगेगा है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं, रेफर टू सुप्रीम कोर्ट को कोई भी एनी मैटर भेज सकते हैं। कौन सा आर्टिकल रहेगा, 143। मैं इतनी बार बोलूंगा आप लोगों को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने में कि याद ही हो जाएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आप लोग याद रखिए। तो उसमें शुरू में कहा था नहीं, बाद में कहा यस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी तो इसमें 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया कि अमेंडमेंट करके उसमें चेंज लाए। आइए, ये था हमारा प्रियम्बल का भी और कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ओवरव्यू के बाद थोड़ा सा आप लोगों की इजाजत हो तो मैं 10:30 तक क्लास चला दूं या आज का क्लास छोड़ दूं, कल शुरू करूं, जैसा आप लोग बताएं। चलिए कल ही शुरू करते हैं, कल शुरुआत होगा आपके पार्ट 1 का, कल ही शुरुआत करेंगे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएंगे, 10:30 तक लेके चलेंगे, कल क्लास रहेगा। कल पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे, आर्टिकल 1 to 4 आप लोग पढ़ के आइएगा, प्लस हम लोग पार्ट 2 भी कल पढ़ेंगे, सिटीजनशिप, याद रखिएगा। अब आप लोग बेसिक चीजों से परिचित हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। साथ ही हम पार्ट 3 कल तो नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 चीजें हमें पढ़नी है, इसको एक बार पढ़ के आइएगा तो आप और बेहतर समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप चांद पे कैसे राज्य बनाएंगे तो भारत का भाग होगा, संविधान में कैसे लिख देंगे, कोई राज्य एक्वायर कर लेंगे तो कैसे कर लेंगे, ठीक है, बहुत तरह की बातें और इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं 100 ग्रेड में, ठीक है। तो सारे चीज एक एक करके ऐसे स्टोरी में अभी जितनी बातें पढ़ाए हैं उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिए। चलिए मैं अब आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा कि भाई आप लोगों का